हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने यूपी पुलिस भर्ती के लिए जो 2026 में हो गया आपका एग्ज़ाम, जिसका डेट भी आ चुका है। जून महीने में जो है 8, 9 और 10 तारीख को जो है 3 दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो हिंदी आपका पूछा जाएगा, उसके लिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आ चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों को 7 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, तो जाकर उन प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख सकते हैं। अगर अदर किसी जैसे लेखपाल हो गया और आपके यूपीएसआई हो गया और जहाँ भी आपकी हिंदी आती है, यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है। जो वैदिक युग है वहाँ से लेकर आधुनिक युग तक जो है वो हिंदी का जो विकास हुआ उसका क्रम का कौन सा क्रम जो है वो सही है। क्या ऑप्शन नंबर ए वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति और अपभ्रंश, उसके बाद पाली फिर आगे बढ़ती गई, या फिर वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृतिक, उसके बाद फिर अपभ्रंश, या फिर वैदिक संस्कृति, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृति, पाली, उसके बाद और जो है संस्कृतियाँ हैं, या फिर लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, अपभ्रंश और उसके बाद फिर प्राकृतिक है। तो चारों ऑप्शनों में से जो है वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक जो है हिंदी का विकास का सही क्रम इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृति है, तो यहाँ पर वैदिक है, यहाँ पर वैदिक, यहाँ पर भी वैदिक संस्कृति है, यहाँ पर लौकिक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम बात करें वैदिक संस्कृति लेकर आधुनिक युग तक, तो पहले वैदिक संस्कृति, उसके बाद फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से कौन सा समूह जो सही नहीं है। क्या ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म और उ बोले जाते हैं, या फिर कंठ से क, ख, ग, घ, अंग और अ, आ और ह बोले जाते हैं। वही बात करें मूर्धा से च, छ, ज, झ, ञ बोले जाते हैं। वर्त से न, ल, र और स बोले जाते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। तो ओष्ठ से बात करें तो ओष्ठ से क्या पवर्ग और उ क्या उ ओष्ठ से पवर्ग का पूरा अक्षर, उसके बाद उ और उ जो है बोले जाते हैं। वही बात करें कंठ से तो कंठ क्या है कवर्ग और अ, आ, ह और विसर्ग बोला जाता है। वही बात करें मूर्धा तो कंठ तालु क्या होता है, कंठ तालु मूर्धा। मूर्धा में क्या हो जाएगा, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग तो ट वर्ग और क्या होगा उसके साथ आप लोग तो बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ट वर्ग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ट वर्ग। च वर्ग किसके बोला जाता था, कंठ तालु से जो है च वर्ग बोला जाता है। किससे, कंठ जो है, कंठ के बाद क्या आता है कंठ तालु, फिर मूर्धा, मूर्धन्य से आपका ट वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा, ट, ठ, ड, ढ, ञ जो ये सब है ये बोले जाते हैं। जबकि च, छ, ज, झ, ञ की बात करें तो च, छ, ज, झ, ञ यहाँ पे कंठ, उसके बाद तालव्य है। कैसे हैं ये, तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प कौन सा। जो विराम चिन्ह युक्त का प्रयोग किया गया है उसमें से कौन से वाक्य में जो है विराम चिन्हों का सही से उपयोग किया गया है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है कि संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद, या फिर संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद, या ऑप्शन नंबर सी संत ने कहा कामा इन्वर्टेड कामा में विद्या पूर्ण करने के बाद, या फिर संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद। तो चारों ऑप्शनों में से सही विराम चिन्ह युक्त जो वाक्य है वो कौन सा है, आपको उसको बताना है। तो सही विराम चिन्ह युक्त वाला वाक्य की बात करें तो संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद, कामा इन्वर्टेड कामा में जब कोई कथन कहा जाता है तो उसको रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बात करें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या धन्यालोक है, धव न्यालोक है, या फिर धव न्यालोक है, या फिर धव या लोक है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ध्वन्यालोक जो है, ध्वन्यालोक
लोक जो है वो शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का बात करें तो इसको हम लोग प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, इसको जो है छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, केवल इसको महसूस किया जा सकता है हाँ कि ऐसा होता है। तो आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा का विकल्प इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है। क्या मिठास नहीं है, चालाक नहीं है, राष्ट्रीयता नहीं है, फिर सरलता नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो चालाक कोई व्यक्ति जो चालाक है ये क्या है, एक विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। वही बात करें मिठास की, राष्ट्रीयता की, सरलता की, सब क्या है भाववाचक संज्ञा है, जबकि चालाक जो है एक विशेषण है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि बुरा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बात करें जो बुरा शब्द है इनमें से कौन से रूप में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्या क्रिया विशेषण में, संज्ञा में, सर्वनाम में या फिर विशेषण में। तो जो बुरा शब्द है जो बुरा शब्द है इसको हम किस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसको हम सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं। बाकी हम बुरे शब्द को जो है बुरा शब्द जो है इसको सभी जगह प्रयोग ला सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भक्त की करुण पुकार जो वाक्य है में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो भक्त की करुण पुकार जो है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से आपका कौन सा युग्म जो है वह शुद्ध है। क्या भक्त और भगवान है, करुण और दयाद्र है, या फिर भक्त वत्सल तथा भगवान है, या फिर पुकार तथा भगवान है। तो कौन सा विशेष्यों का प्रयुक्त जो है युग्म सही है वो आपको बताना है। तो सही युग्म की बात करें तो इसमें से सही युग्म क्या है, पुकार और भगवान क्या है, यह सही युग्म है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका जो 4 वाक्य दिए गए हैं इसमें से किस वाक्य में जो है प्रविशेषण शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। क्या मुझे तो थोड़ी ही भूख है, या फिर बच्चे समझदार हो गए हैं, या अरे बहुत ही सुंदर फूल है, या फिर आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। तो इसमें से किस शब्द जो वाक्य है, कौन सा वाक्य उसमें प्रविशेषण शब्द का जो है वो प्रयोग नहीं किया गया है। प्रयोग तो 3 में है और 1 में नहीं है, वो कौन सा वाक्य है उसको आपको बताना है। तो बात करें जो है वो कौन सा वाक्य, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें कहीं पर भी आपका प्रविशेषण देखने को नहीं मिला है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, तो मुझे थोड़ी ही भूख है, भूख क्या है, एक विशेषण है, और थोड़ी ही है, कितना है, थोड़ी, तो क्या है, प्रविशेषण। उसी प्रकार अरे बहुत ही सुंदर फूल है, सुंदर का विशेषण क्या है, बहुत है, क्या है, बहुत क्या है, प्रविशेषण है किसका, सुंदर जो विशेषण है उसका प्रविशेषण क्या है, बहुत है। और वहीं आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, तो खट्टे कितने हैं, कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ये सब आपके प्रविशेषण हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस वाक्य में जो है सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सजातीय क्रिया की बात करें तो क्या जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, या फिर राम खेलकर चला गया। तो बात करें जो सजातीय क्रिया है इसमें से किस वाक्य में है। तो सजातीय क्रिया आपका वह अनेक बोलियां बोलता है, इसमें क्या है, सजातीय क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिभावक ने बच्चों के प्रति पर्याप्त धन दिया है,
यानी अब इसमें जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया वो कौन सा क्रिया विशेषण है, किस काल का है, क्या रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या फिर परिणामवाचक है। तो क्रिया विशेषण आपके 6 प्रकार के होते हैं, इसमें से कौन से क्रिया का जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो बात करें इसमें जो है पर्याप्त धन, कितना धन, पर्याप्त, यानी कहा इसमें क्या बताया गया है, परिणाम को बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मनगढ़ंत, शिष्टांत और घबराहट, इन शब्दों के सही लिंग बताइए। आपको जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको सही लिंग को बताना है। क्या पहला पुल्लिंग है, फिर स्त्रीलिंग है, फिर स्त्रीलिंग है, या फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, या फिर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग है तीनों, या फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों और स्त्री, यानी ये जो क्या है आपका, ये पुल्लिंग है और बाकी ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा क्या है। तो ये आपका मनगढ़ंत क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि शिष्टांत और घबराहट क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अगरबत्ती की सुगंध जो है, सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको बताना है। तो अगरबत्ती जो है इसकी सुगंध से जो है थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में आपको जो है वो कौन सा जो है काल है उसको आपको बताना है। क्या पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या फिर अपूर्ण भूतकाल है। तो अगरबत्ती जो है इसकी सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें सामान्य भूतकाल का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया है, इसमें कौन सा कारक है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, क्या अधिकरण है, कर्म है, संप्रदान है या फिर करण कारक है। तो किसी के द्वारा, साधन हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर क्या होता है, करण कारक होता है। क्या होता है, तो वहाँ पर आपका करण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, नहीं, जब किसी साधन का या किसी व्यक्ति के, किसी के द्वारा जब किसी को हानि या कुछ भी किया जाता है जो किसी के माध्यम से होता है, तो वहाँ पर करण कारक होता है। अधिकरण में पर, यानी किसी के अंदर या किसी के ऊपर का प्रयोग होता है। संप्रदान, किसी के लिए जब प्रयोग होता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। खाट, कमीज, गांव और जनपद, इसमें तो उसके बाद ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो ये तो यहीं पर प्रश्न छोड़ते हैं, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा शब्द है जो एक से अधिक उपसर्ग से मिलकर क्या है, बना है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द में जो है पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसमें जो है एक शब्द में ऐसा उपसर्ग है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्या पर्यावरण है, असुरक्षित है, अधकचरा है या फिर अत्याचार है। तो इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो जो पर्यावरण शब्द है इसमें क्या है, एक से अधिक जो है उपसर्ग इसका प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यायावर का विलोम क्या होगा। यायावर जो शब्द है इसके विलोम शब्द की बात करें तो क्या दीवा होगी, रात्रि होगा, स्थिर होगा या फिर चंचल होगा। तो यायावर जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या, कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका विलोम शब्द यायावर क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। यायावर का मतलब जो है विचरण करने वाला, जो हमेशा घूमता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, उसका विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो गरुड़ जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या खगेश होगा, मघवा होगा, जात वेद होगा या फिर विनायक होगा। तो गरुड़ शब्द जो है इसके पर्यायवाची की बात करें तो खगेश इसका पर्यायवाची हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस विकल्प में जो है शब्द युग्म का अर्थ भेदन सही नहीं है। जो आपके 4 जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से किस शब्द युग्म का जो भेदन है, अर्थ भेदन, वो सही नहीं है। क्या अभिराम का अंत सुंदर और लगातार होता है, या फिर आदि और आदि का अंत आरंभ और अभ्यस्त होता है, या फिर अंचल और अंचल का अर्थ स्थिर और क्षेत्र होता है, या फिर
अयस और अयस जो है इसका अर्थ बदनामी और लोहा होता है। तो इसमें से किसका जो है अर्थ जो है वो अर्थभेदन सही नहीं है, उसमें से चारों में से एक। तो अविराम का अर्थ सुंदर नहीं होता है। अविराम का अर्थ जो होता है अविराम यानी जिसमें जो विराम न लगा या लगातार होता है, अविराम का अर्थ जो है सुंदर नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। बाकी आपके तीनों सही हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द बताइए। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, जो बाएं हाथ से अपना सारा कार्य करता है यानी सधा हुआ है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। क्या सव्यासाची होगा, वामपंथी होगा, वज्रपाणी होगा या फिर वीणा पाणी होगा। तो जो बाएं हाथों से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द की बात करें तो उसके लिए एक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो उसके लिए वामपंथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वामपंथी, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। वही बात करें वज्रपाणी, तो वज्र के साथ जो है वज्र के जैसा जिसकी पाणी यानी हाथ हो, सॉरी उसी के। अगर वही बात करें वीणा पाणी, सॉरी हाँ, वज्रपाणी का मतलब होता है कि वज्र को हाथ में धारण करने वाला, और वीणा पाणी का मतलब जो वीणा को हाथ में धारण किए हुए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? जो सन्मार्ग शब्द है इसमें प्रयुक्त संधि आपको बताना। क्या विसर्ग संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सन्मार्ग जो है इसमें संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो सन्मार्ग में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यमुना तट में कौन सा समास पाया जाता है? तो यमुना तट की बात करें तो क्या इसमें अधिकरण तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है या फिर कर्म तत्पुरुष समास है? तो यमुना तट की बात करें इसमें समास कौन सा है? तो इसमें संबंध तत्पुरुष का जो है वो समास का प्रयोग किया गया कि इसमें, क्योंकि यमुना के तट से जो है संबंध की बताने की बात की गई, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, इस जो है यह किस प्रकार का वाक्य है? आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, इसमें यह जो है किस प्रकार का वाक्य है? क्या विधानवाचक है, संकेतवाचक है, विस्मयवाचक या फिर इच्छावाचक वाक्य हो? तो आपका जो है वैवाहिक जीवन सुखमय हो या आपसे किसी की क्या है इच्छा है, तो ऐसा कैसा हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। क्या उसे मृत्यु दंड मिला या फिर खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ या मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ या फिर कृपया यहाँ बैठे? इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो कृपया यहाँ पर बैठे जो है ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी आपके गलत है। मुझे मृत्यु दंड मिला है, इसका मतलब होता है कि मृत्यु दंड जो है उसे नहीं, उसको जो है मृत्यु दंड प्राप्त हुआ। और इसका हो जाएगा खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, खरगोश को जो है गाजर खिलाओ। वही उसी प्रकार मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, इसका हो जाएगा मैं अपनी जो है अपने जो है कर्म का जो है कर्म करनी नहीं है पर कर्म का फल जो है वो पा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कहट नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात दोहे को पूर्ण करिए। तो इसको जो दोहा है इसको आपको पूर्ण करना है। तो कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, इसमें आपका जो दोहा है इसके आगे का आपको जो है वाक्य को पूर्ण करना है। तो क्या इसके आगे क्या खिझत और लजियात हो जाएगा या फिर खिझत बतियात हो जाएगा, हसत लजियात हो जाएगा, हसत और खिझत हो जाएगा। तो इसका बात करें तो इसका आपका क्या हो जाएगा? खिझत और लजियात हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? किस रस को जो है उज्ज्वल रस या मधुर रस की श्रेणी के नाम से जो है वो जाना जाता है? क्या भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है या फिर वात्सल्य रस है? तो जो कौन सा रस है जिसको हम लोग क्या
उज्ज्वल रस या फिर मधुर रस भी कहते हैं। तो उज्ज्वल रस या मधुर रस को जो है वो कौन से रस को कहते हैं? तो भक्ति रस को जो है उज्ज्वल रस या फिर मधुर रस कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। इनमें प्रयुक्त छंद कौन सा है? आपको उसमें छंद बताना है। क्या दोहा है, सोरठा है, बरवे है या फिर गीतिका है? अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। इसमें आपको छंद बताना, तो छंद इसमें क्या हो जाएगा? बरवे छंद इसका में प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि चिर जीवे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रिज भानुजा, वे हलधर के वीर। में अलंकार आपको बताना है। तो अलंकार की बात करें, यहाँ रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है या फिर श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर कौन से अलंकार का? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार जो है इसका प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कब बबा मरही त कब बरा चुरही, यानी कब बबा मरही तो कब बरा चुरही का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या अपशगुन शब्द कहना, कार्य का अनिश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना या फिर किसी का इंतजार करना? तो इसका क्या हो जाएगा? कार्य का जो है अनिश्चित होना इसका हो जाएगा कि कब बबा मरही, और जो है त कब बरा चुरही। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात करें तो सूफी कवि क्या जायसी है, मुल्ला दाऊद है या फिर मुल्वाजही है या फिर नूर मोहम्मद है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात करें तो सूफी कवि इनमें से चारों में से हिंदी के सूफी कवि की जो है मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? जो प्रकाशन है उसकी दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की जो है वो रचनाओं का क्रम बताइए। क्या पहले मधु कलश, फिर मधुशाला, फिर मधुबाला, उसके बाद मधुशाला, या फिर मधुशाला मधुबाला मधु कलश, या फिर निशा निमंत्रण और मधुबाला, या फिर मधुबाला मधुशाला, या फिर निशा निमंत्रण? तो चारों विकल्पों में से जो है हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता थे, इनकी जो है रचनाओं का क्रम आपको बताना है। तो इनकी रचनाओं का क्रम की बात करें तो पहले मधुशाला, फिर मधुबाला और फिर मधुकलश। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी के किस रचनाकार को जो है प्रथम सरस्वती सम्मान जो है मिला था? तो प्रथम सरस्वती सम्मान की बात करें रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को, हरिवंश राय बच्चन को या फिर अज्ञे को प्राप्त हुआ था। हिंदी के प्रथम रचनाकार की बात करें जिनको सरस्वती सम्मान मिला था वो कौन थे? तो इनको जो है हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले सरस्वती सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो बात करें तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन के संपन्न होने के, तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन क्या 1983 में, 1993, 1999 या फिर 1996 में संपन्न हुआ था? तो तीसरा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये सन 1983 में इसको जो है संपन्न कराया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज के लिए हमारे क्या थे? इतने ही प्रश्न थे। अगर यह प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो और अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज जो है आपके जो है गद्यांश के प्रश्न इसमें नहीं शामिल हुए थे। तो आज के लिए बस इतने ही 32 ही प्रश्न थे। नेक्स्ट क्लासेस से आपके जो है गद्यांश के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अपनी जो है इस क्लास को अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।